अब हमारा अगला सेट, सेट नंबर 3 824 IL का बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण, ध्यान रखें कौन सा दर्पण प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन होगा इसमें अवतल दर्पण। समतल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह सर जितना बड़ा वस्तु उतने बड़े प्रतिबिंब को बनाता है। अवतल ही क्यों होगा, तो आंसर ये है कि अगर हम अवतल दर्पण ले लें कोई, इस अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को हम रखते हैं तो यह सदैव आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। आभासी और बड़ा ही तो हमें चाहिए, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल जो होता है वो जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और हमें आभासी बड़ा चाहिए, इसलिए हमने अवतल दर्पण का ऑप्शन सही किया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा सेम लग रहा है। आभासी एवं आकार में बड़ा, आभासी भी हो आकार में बड़ा हो, ध्यान दो, आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का, यहां हमसे दर्पण की बात किया था, यहां लेंस का, आभासी और आकार में बड़ा अगर हमें प्रतिबिंब चाहिए तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करें। क्यों सर, तो आंसर यह है कि अगर कोई उत्तल लेंस है और इससे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो बस वस्तु को उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख दीजिए, तो उससे जो प्रतिबिंब मिलेगा वो क्या मिलेगा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, यही कहीं बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। समझे, जैसे एक किरण ऐसे इसके समांतर कर दो तो इसके फोकस से जाएगी, और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक से, अब ये फैलेगा तो इसे पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं पे क्या मिलेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, और साथ ही साथ आकार में बड़ा। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा, उत्तल लेंस। अगर समझ कहा है कि आकाश के नीले दिखने का कारण क्या होता है, तो आकाश के नीले दिखने का कारण होता है उसके प्रकीर्णन की घटना, और आवर्तन में तो प्रकाश चिकनी सतह से मुड़ जाती है, अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, विक्षेपण में क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का गुजरने के बाद 7 रंगों में टूटना होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, वायुमंडल में धूल के कण से जब प्रकाश टकराता है तो वह अपने अलग अलग अवयवी रंगों में फैलता है, अवयवी रंगों में फैलता है। तो जो धूल के कण होते हैं वो सूक्ष्म तरंग यानी कि हम कह रहे हैं छोटे तरंग यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करके पूरे आसमान में फैला देती है, जिससे हमें आसमान कैसा दिखता है, नीले रंग का दिखता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, प्रकीर्णन की घटना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो नो डाउट इसका आंसर होगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और ये लगभग याद है, एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, ये लगभग मान है 3 × 10⁸। कांच में, जल में, हीरे में कितना है, तो भाई अपवर्तनांक बता दीजिए, निकाल देंगे किस फॉर्मूले से, N = C/V। इसी क्रम में अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजन करके जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास जो है 3 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ देगा। तो कहा है कि अगर इस अरेंजमेंट में रखा जाए तो बताइए इसमें कौन सा मान जो होगा एक ही होगा, यानी एक ही होगा, यानी सेम होगा। कहा है कि इनके सिरों के बीच का विभवांतर, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, ना ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उष्मा का मान प्रतिरोध पे निर्भर करता है, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो उष्मा ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा उष्मा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, हाँ ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभव का मान तो अलग अलग होता है परंतु धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम के संयोजन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, यानी कि प्रतिरोध ये लगा है, इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज आएगा वह किसमें नापा जाता है, भाई विभवांतर हम हमेशा किसमें नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। विभवांतर की इकाई क्या होती है, विभवांतर किसमें मापा जाता है, तो आंसर है वोल्ट में। अच्छा, प्रश्न नंबर हमारा आखिरी 7वां,
यह कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यहाँ पे हमें फ्लेमिंग का नियम लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, लो ये रहा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, लिख देते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। ओके, और इस क्षेत्र के लंबवत यानी 90 डिग्री पर, तो इसके लंबवत मान लीजिए कोई धारावाही तार रख दिया, ये धारा इसमें बह रही ऊपर नीचे कहीं भी, तो ये हमारा क्या है, चालकता। तो इसे करंट मान लीजिए, इसमें करंट क्या है तो आई होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी, ये आई, तो लगने वाली बल की दिशा किधर होगी, तो हम जानते हैं फ्लेमिंग का नियम कहता है कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फादर मदर चाइल्ड, फादर यानी बल, मदर यानी मैग्नेट यानी चुंबक, चाइल्ड यानी करंट यानी धारा। तो भाई चुंबक और तार में बहने वाली धारा दो एक दूसरे के लंबवत है, तो तीसरा जो लगने वाला है इसमें बल होगा वो भी क्या होगा, इसके लंबवत होगा। अब ये लंबवत किसी भी दिशा हो सकता है, या तो ये अभिलंबवत बाहर हो या तो वो अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। किस नियम से, फ्लेमिंग के नियम से। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हो चुके हैं, नोट कर लीजिएगा।